समय 10 एकड़ में हमारे पास अंगूर है। 2 तरह के अंगूर होते हैं इसमें, एक टेबल ग्रेप होता है और एक वाइन ग्रेप। वाइन ग्रेप की कीमत जो है किसान को ज़्यादा मिलती है, तो खेती को मैंने एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा, ये एक उद्योग है। इस वर्ष हमारा जो अंगूर का प्रोडक्शन था लगभग 37 टन का प्रोडक्शन था। मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं फलों की। ये ठंडे प्रदेश का पौधा है, 8 डिग्री तक रहता है और हमारे यहाँ 48 है, तो इसको डायरेक्ट सन से बचाने के लिए ये बांस की खपच्ची लगा दी है। ये प्रजाति ये मेरी अपनी डेवलप करी हुई है। 100 से ज़्यादा वैरायटीज ऐसी हैं जो मेरी अभी रिसर्च में ही चल रही हैं। कुल मिला के 26 पौधे हैं, 26 डिफरेंट पौधे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को जो होता है वो 2 वजह से होता है। गेम सारा डिमांड एंड सप्लाई का है। हमारी मार्केटिंग 2 तरह की चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में आज क्वालिटी की डिमांड है और जब तक हम निर्यात नहीं करेंगे हमें उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। हम अपने फार्म को एक फ्रूट फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अंगूर और बरेली की वाइन को भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी रेपुटेशन के साथ पहचाना जाएगा। आलू, गन्ना और धान के प्रदेश में अब बड़े पैमाने पे ट्रॉपिकल फ्रूट यानी कि वो महंगे फ्रूट, वो टेबल फ्रूट की खेती शुरू होने वाली है और बाकी जो हो चुकी है उनको नया आयाम मिलने वाला है, क्योंकि भारत की खेती, भारत के किसान एक नई दिशा में चल रहे हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश के बरेली में हूँ, जहाँ पे पिछले 3 वर्षों से सफलतापूर्वक अंगूर खेती हो रही है। वो अंगूर जिसे माना जाता है कि अभी तक महाराष्ट्र में होगा, माना जाता है कि वो कर्नाटक कुछ इलाकों में होगा, लेकिन वो हो रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली में। हमने अंगूर के बगीचे लगाए और 2023 में हमने पहला कमर्शियल प्लांटेशन स्टार्ट किया अंगूर का। वो 2 एकड़ से किया था। इस समय 10 एकड़ में हमारे पास अंगूर है। इसका प्रोडक्शन भी आ रहा है। हम लोगों ने जब खेती शुरू करी तो पहले हमने ये एसेस किया कि किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान किस वजह से होता है। तो ये पाया कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को जो होता है वो 2 वजह से होता है। एक तो मौसम की वजह से होता है और दूसरा उचित प्रजातियों का चुनाव ना करने की वजह से होता है। अब हम मौसम के बारे में कैसे जानेंगे और उचित प्रजाति का चुनाव कैसे करेंगे, जब इसको सोचा तो ये आया कि हमारे को वेदर का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। ये लक्स मीटर होता है धूप की तेज़ी की, कि इस समय धूप की तेज़ी कितनी है लक्स में, इसको मेजर करते हैं हम। इस समय हवा की गति कितनी है वो ये हमें दे देता है। अब ये 0.1 0.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें विंड का अभी वेलोसिटी है, तो हवा ना के बराबर ही है इस समय। ये ऑटोमेटिक डेटा लॉगर्स होते हैं, ये सारे प्लॉट्स में हमारे लगे हुए हैं, हर प्लॉट में होता है ये। अब ये इस तरह से ये देखिए, ये टेम्परेचर दे रहा है और ये ह्यूमिडिटी दे रहा है। ह्यूमिडिटी इस समय 67% है। हर 15 मिनट का डेटा ये रिकॉर्ड कर लेता है। इसको जब हम अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाते हैं तो ये पूरा डेटा जो 1-2 दिन का होता है ये उसमें शिफ्ट कर देता है हमारा इसमें। ये हाइग्रोमीटर से ड्राई और वेट टेम्परेचर लिया जाता है। तो सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11:45 पर, क्योंकि 12 बजे लंच हो जाता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे और रात को 10 बजे ये हाइग्रोमीटर से ड्राई और वेट टेम्परेचर लिया जाता है। ये डायरेक्शन और विंड वेलोसिटी ये हम लोग मैनुअल लेते हैं यहाँ पर। ये ब्राइटनेस है, अगर इरिगेशन आज अगर पानी दिया है तो कितना दिया हमने, बारिश हुई तो कितनी हुई, और कोई घटना घटी है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। ये हमारे एनालिसिस में शामिल हो जाता है पूरा ये डेटा। और ये जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ये जो पैरामीटर्स हम लोग मैनुअल ले रहे हैं ये ऑटोमेटिकली लेता रहता है अपने आप। और इसका बेनिफिट हमें ये है कि इससे जो डेटा आ रहा है वो मेरे मोबाइल फ़ोन पर डायरेक्ट आता रहता है और इसकी एनालिसिस जो है वो, मतलब मैं समझता हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को जो है एग्रीकल्चर में यूज़ करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। देखिए ऐसा है कि जब हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमने जब प्लान किया तो ना केवल ड्रिप इरिगेशन, हमने स्प्रिंकलर्स को भी प्लान किया, ड्रिप इरिगेशन को भी प्लान किया और रेन गन्स को भी प्लान किया। 3 चीज़ें हमने प्लान करी थी। तो जो हमारी क्रॉप्स ऐसी हैं कि जिसमें हमें रेगुलर बेसिस पर इरिगेशन की ज़रूरत रहती है और उसमें यह है कि हम अगर एक कांस्टेंट फ्लो के साथ इरिगेशन करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, उसमें हमने ड्रिप यूज़ किया।
कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें स्प्रिंकलर की नीड थी, और कभी कभी हमें इंटरमिटेंटली जब हमें लगता है कि रेन नहीं हुई और डस्ट हमारा जो सेटलमेंट है लीव्स के ऊपर ज़्यादा हो गया है और हमारा जो है प्लांट का फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म जो है उस पर हैम्पर कर रहा है, तब हम लोग रेन गन्स को यूज़ करते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क हमने अपने फार्म पर बनाया। और चूँकि जैन इरिगेशन का क्या है कि एक बहुत सालों से, मतलब कई सालों से हिंदुस्तान की रेपुटेड कंपनी है, और इनका थोड़ा सा जो यहाँ के स्टाफ हैं, सब टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ हैं, वो भी सपोर्ट मिल जाता है। तो उस वजह से हमने जैन इरिगेशन को चूज़ किया, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो पैनल है उसमें भी जैन इरिगेशन अप्रूव्ड है, इसलिए हम लोगों ने जैन इरिगेशन को सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं था कि हम हर चीज़ को एक कागज़ों में ही थ्योरी के रूप में कर रहे थे। हमारे पास फील्ड है, हमने फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया उसका। तो उस कड़ी में हमने अपने पास में शुरू में एवोकाडो को ट्राई किया, हमने पर्सिमोन को ट्राई किया, लोकार्ट को ट्राई किया, हमने रोज़ एप्पल को ट्राई किया इसके साथ में, और अंगूर को ट्राई किया। तो अंगूर में हमने पाया कि हमारी क्लाइमेट अंगूर के लिए बहुत उपयुक्त है। 2 तरह के अंगूर होते हैं इसमें, एक टेबल ग्रेप होता है और एक वाइन ग्रेप होता है। टेबल ग्रेप मूलतः वो है जो हम लोग घरों में खाते हैं, जो बाज़ार में मिलता है हम लोगों को। और टेबल ग्रेप में हरे रंग का ग्रेप भी होता है, पिंक कलर का भी होता है, थोड़ा सा पर्पल कलर का भी होता है, जिसको काला अंगूर बोलते हैं लोग। और जो टेबल वैराइटीज़ होती हैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। टेबल वैरायटी में क्या है कि एक तो छिलका पतला चाहिए होता है जिस खाने वाले को, और बीज रहित की डिमांड रहती है कि बीज ना हो इसमें, और तीसरी बात है कि मिठास चाहिए। तो टेबल ग्रेप में क्वालिटी का कंसर्न कोई नहीं रहता, टेबल ग्रेप में खुशबू का भी कोई कंसर्न नहीं होता, उसमें मिठास का कंसर्न होता है। वाइन ग्रेप में क्या होता है कि हमारे को एक सर्टन ब्रिक्स चाहिए होता है कि हमें 20 ब्रिक्स चाहिए, 22 ब्रिक्स चाहिए, 24 ब्रिक्स चाहिए। ये वाइन मेकर की चॉइस पर होता है जो वाइन बनाता है। उसको फिर उसके फिनॉल कंपाउंड्स देखने होते हैं कैसे हैं उसमें, उसकी अरोमा कैसी है, खुशबू कैसी है। और हर वाइन ग्रेप की जो प्रजाति है उसकी खुशबू अलग होगी, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं सबकी। तो उसमें वो सब जब मैनेज करना पड़ता है तो हमें फिर थिनिंग करनी होती है उसमें। अगर हम उसमें क्वांटम में चले जाएंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो वाइन ग्रेप में मुश्किल से 10-12 किलो, बहुत से बहुत 15 किलो एक पौधे का प्रोडक्शन लिया जाता है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लिया जाता। इसीलिए वाइन ग्रेप की कीमत जो है किसान को ज़्यादा मिलती है और टेबल ग्रेप की कीमत किसान को कम मिलती है। हिंदुस्तान में अभी तक ये रहा कि जो नासिक का क्षेत्र है उसमें लॉन्ग मैच्योरिटी वाइन के जो ग्रेप्स हैं वो वहाँ पैदा नहीं हो सकते वहाँ की क्लाइमेट में। और एक सकारात्मक बात और एक बहुत भाग्य की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि जो हमारा बरेली का और ये रोहिलखंड तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर लॉन्ग मैच्योरिटी वाले जो ग्रेप्स हैं वो सारे हमारी जलवायु में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने वो सारे लगाए हैं अपने पास में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बरेली जो है ना केवल नेशनल मार्केट में बट इंटरनेशनल मार्केट में, ग्रेप्स की मार्केट में भी और वाइन की मार्केट्स में भी एक बरेली की पहचान बनेगी, और बरेली के अंगूर और बरेली की वाइन को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन के साथ पहचाना जाएगा। हमने जो 2 एकड़ का ट्रायल किया था उसमें 9 टन का प्रोडक्शन था, और दूसरे साल में 37 टन का प्रोडक्शन आया हमारा। अब तीसरा साल हमारा है तो पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हमारा हुआ। अब हमारे पास 10 एकड़ है तो एवरेज अच्छा आना चाहिए, देखते हैं क्या आएगा अब इसको। हमारी मार्केटिंग 2 तरह की चल रही है। एक तो हम जो लोकल मार्केट्स हैं हमारे बरेली के और आसपास के क्षेत्र के, उसमें हमारा माल जाता है, और उसके साथ साथ हमारा टाई अप है नासिक की एक वाइनरी से, तो वो लोग यहाँ से वाइन ग्रेप्स हमारा पूरा लेके चले जाते हैं। और आने वाले समय में हो सकता है अगर हमारे पास इस वर्ष अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो हम यहाँ पर अपना वाइनरी का एस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी उसका लाइसेंस ले लिया है वाइनरी का। किसान को प्रॉफिट इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो आपके पास बाज़ार में जो प्रोडक्ट जाता है प्रोसेस होके, तो बीच में जो प्रोसेसर्स हैं वो बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। लगभग
जो एमआरपी होता है, जो रिटेल प्राइस होता है, उसका लगभग 80% हिस्सा जो है वो प्रोसेसर्स, मार्केटिंग और उस सब में चला जाता है। किसान के हिस्से में तो 20% ही आता है। उस 20% में भी उसका 12-15% तो लागत मूल्य होता है। तो और पूरे साल का उसका रिस्क होता है, पूरा रखाई करना, खुले में उसका माल लगा हुआ है, क्रॉप लगी हुई है, वो सारे इश्यूज़ रहते हैं किसान के। लेकिन उसको कुछ बहुत मुनाफा नहीं मिलता है। किसान अपने खेत पर ही प्रसंस्करण करे और उसको पैकेजिंग करे और डायरेक्ट मार्केटिंग में चला जाए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। हमने इसका मॉडल अपने यहाँ क्रिएट करके दिखाया है। तो ये चीज़ अगर किसान इस चीज़ में जाता है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगा लीजिए, आप फल बना रहे हैं तो आप पल्पिंग का यूनिट छोटा सा लगा लीजिए। अगर गांव में एक भी पल्प का यूनिट और जूस का यूनिट लग जाता है तो जितने आम के बाग हैं, दूसरे सब हैं, ये लोग प्रोसेस करके बेच सकते हैं उसको। और जब प्रोसेस करके बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको खेती को एक इंडस्ट्री के रूप में देखना पड़ेगा, ना कि अन्नदाता वाली बात, वो सब छोड़ दीजिए। आप इस समय खेती को जो है एक इंडस्ट्री के रूप से ट्रीट कीजिए। और आप जो हमारी लागत है, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, हमारी लागत में आप हमारी जो लैंड की इन्वेस्टमेंट है उसके इंटरेस्ट को भी जोड़िए। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो फंड्स बाकी स्कीम्स में इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह सबसे पहले हमें स्टोरेज देनी है किसान को। और स्टोरेज भी कैसी देनी है, वो क्रॉप स्पेसिफिक स्टोरेज देनी है। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये करीब 15 साल पहले ये मॉडल अपने यहाँ पर लागू कर दिया था। हमने एक वैक्यूम पैकेजिंग मशीन अपने पास इस्टेब्लिश करी, जो आधा किलो का पैक भी पैक कर देती है और 10 किलो का भी पैक कर देती है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमें प्रोसेस करके, जैसे हमने धान से चावल बनाया, तो हम आधा आधा किलो के पैकेट्स बना देते हैं। अभी छोटे परिवार हो गए हैं तो सबकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, और जैविक उत्पाद होता है उसमें कीड़ा जल्दी लगता है, लेकिन वैक्यूम पैक्ड जब तक वो रहता है तब तक वो सेफ़ रहता है। तो हम लोग जो है आधा किलो का पैक अपना जो है वो हम रिटेल पैकिंग करते हैं, और 10 किलो का पैक जो है वो अपना बल्क पैक करके हम रख देते हैं। तो जब वैक्यूम पैक मेरे पास रहता है 10 किलो का, तो उसमें कुछ भी ना कीड़ा घुन लगता है, ना किसी तरह से और डैमेज होता है। तो स्टोरेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो आपने कहा, और अगर उसको गवर्नमेंट पूरा कर पाती है अपनी स्कीम्स में लेके स्टोरेज के लिए, और वो स्टोरेज आप वेयर हाउस बना के नहीं दे सकते, उससे काम नहीं चलना। वेयर हाउसेस जो गवर्नमेंट बना रही है, वेयर हाउसेस का फ़ायदा बल्क स्टोरेज जैसे एफसीआई है, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े आड़ती हैं, उन लोगों के लिए है। छोटे फार्मर को तो आपको ऑन फार्म, उसी के फार्म पर स्टोरेज बिन्स देने पड़ेंगे, छोटे बिन्स, और वो ओवरहेड बिन्स होंगे तभी काम चलेगा, और वो टेक्निकली डिज़ाइंड बिन्स होंगे प्रॉपर, तो और अच्छा होगा वो। तो वो उसकी बहुत ज़रूरत है कि आप क्रॉप को प्रीमियम बनाइए, और प्रीमियम बनाइए उसके गुण के आधार पर। अब किसी भी खाद्यान्न में गुण क्या होगा? दो ही गुण होंगे, देखिए, एक तो उसका स्वाद और एक उसकी खुशबू। अगर दोनों चीज़ें उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स में हैं तो वो किसान को भरपूर मूल्य दिलवाएगा, क्योंकि किसान को भरपूर मूल्य नहीं मिलता। और जब तक किसान का मूल्य देना हो, आदमी सब्जी लेने जाता है 10 रुपए की, उससे बहुत सारी भाव-तोल करता है। एक बड़ी कंपनी की कार लेने जाता है 50 लाख की, तो कोई भाव-तोल करने का उसके पास स्कोप नहीं होता। तो यूथ जो है वो मॉडल चाहता है कि यूथ को सबसे बड़ी चीज़ ये चाहिए कि अपने उत्पाद का मूल्य हम तय कर पाएँ। और अपने उत्पाद का मूल्य किसान कब तय कर सकता है? वो तब तय कर सकता है जब उसके पास में ऐसी फसल हो, इतनी गुणवत्ता पूरक फसल किसान के पास हो कि उसकी हाई डिमांड हो। गेम सारा डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उतना आपका प्लस पॉइंट हो जाता है अपनी प्राइस बढ़ाने का। तो किसानों को ऐसी क्रॉप्स करनी चाहिए जिन क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा बने, उसकी कुछ खूबी हो, और उस खूबी को वो मार्केट में उकेर के लेके आएँ, उसको प्रेजेंट कर पाएँ, पब्लिसाइज़ कर पाएँ। आज तो सोशल मीडिया खुला है। आज ग्राहक ये जानना चाहता है कि जो मैं खा रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको कैसे तरीक़ों से उसको पैदा किया गया है। तो जो हम अभी तक क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैंने 1 एकड़ में 5 कुंटल ले लिया, मैंने 1 एकड़ में 6 कुंटल पैदा कर लिया, उस रेस से बाहर करके अपने आप को क्वालिटी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आज क्वालिटी की डिमांड है। और जब तक हम निर्यात नहीं करेंगे,
हमारा प्रोडक्ट निर्यात नहीं होगा, हमें उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। साथियों, तकनीक से तरक्की में इस बार के जो हमारे हीरो थे अनिल साहनी जी, वो एक ऐसे प्रयोगधर्मी और ऐसे इनोवेटर हैं जिनसे हमें खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि न्यूज़ पोटली में अब तक जो आपने बहुत सारे जो 60 से ज़्यादा एपिसोड आपने देख चुके हैं, उन एपिसोड में हमने हर बार एक नए किसान से आपको मिलवाने की कोशिश की और नए एरिया में लेके गए ताकि आप अपनी खेती में प्रयोग कर सकें। बस आपको ध्यान रखना है कि समझना है अपनी जलवायु को, समझना है अपनी मिट्टी को, और समझना है आप कितनी क्षमता से निवेश कर सकते हैं, कितना जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआती कुछ दिन जोखिम भरे होंगे, उसके बाद ही उस पौधे पे मुनाफे के फल आएंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पोटली।